नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इन शॉर्ट में। और आज मैं लेकर आया हूँ 10 डेज MCQ चैलेंज का पार्ट 10। मतलब ये हमारी सीरीज़ का लास्ट पार्ट है जो हमने 10 डेज़ का अपनी सीरीज़ बनाई थी MCQs की। पहले 9 पार्ट डल चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। और जहाँ तक मेरा अनुमान है आपका जो एग्ज़ाम होगा JSSB का, इस सीरीज़ में से आपके 10 से 15 या उससे भी ज़्यादा 17-18 तक क्वेश्चन इस सीरीज़ में से आपके कंफर्म बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जितनी हमारी वीडियोज़ हैं 150 क्वेश्चन है इन 10 वीडियोज़ में। इनको आप अच्छी तरह से रट लीजिएगा। 150 क्वेश्चन है और साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ काफ़ी सारे बन जाते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट टू एंड देखिएगा सारी, जिससे कि आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन जाए। और इनको आप नोट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि एग्ज़ाम से पहले, जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ उससे पहले आप एक बार इनको पढ़ लें तो आपके माइंड में एक बार हिट कर जाए कि ये आंसर होगा इसका। और दोस्तों 10 तारीख को हम अपने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर एक मैं टेस्ट देने जा रहा हूं जो सबके लिए ओपन होगा, जो हमारे ग्रुप में हैं उनको 10 तारीख को टेस्ट मिल जाएगा और फिर उसका सॉल्यूशन हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। और अगर आप भी हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसमें जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें आइए जो हम टेस्ट बनाएंगे उसका लाभ उठा सके। पेपर 1 और पेपर 2 जो दो होंगे दोनों का कॉम्बिनेशन से बनाएंगे उसको टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्राणी गति विज्ञान के पिता कौन है? हु इज फादर ऑफ किन्सियोलॉजी? ऑप्शन है अरस्तु, होमर, सुकरात और प्लेटो। बताइए क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने। सही आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु। ठीक है, ये किन्सियोलॉजी आप समझ ही गए होंगे, जो हिंदी में इसका नाम है। उससे प्राणी गति जो मूवमेंट होती है, ह्यूमन बॉडी मूवमेंट या नॉन ह्यूमन बॉडी मूवमेंट होती है, वो किस प्रकार करती है उसकी बोलते हैं किन्सियोलॉजी, उसकी साइंटिफिक स्टडी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किस काल में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि दार्शनिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? इन विच पीरियड डिड सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटले एटसेट्रा फिलोसफर मेड देयर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस? ऑप्शन है मध्यकाल, मुगल काल, होमर काल, उत्तर एथेंस काल। इंग्लिश में मिडेवल पीरियड, मुगल पीरियड, होमर पीरियड और नॉर्थ एथेंस पीरियड। बताइए क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने। सही आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्थ एथेंस पीरियड या उत्तर एथेंस काल। उत्तर एथेंस काल में ये जो दार्शनिक थे बड़े बड़े, जिनका नाम है आज भी, ये इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और जो ये उत्तर एथेंस काल है इसको हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। ठीक है, और इसको स्वर्ण काल के साथ साथ दर्शन शास्त्रियों का काल भी कह दिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है दर्शन शास्त्रियों का काल कौन से काल को कहते हैं। तो आंसर होगा उत्तर एथेंस काल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी स्टार्टेड इन विच ईयर? ऑप्शन है 1980-81 में, 1956-57 में, 1977-78 में या 1991-92 में। बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं ये ट्रॉफी कहाँ दी जाती है। एक साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन जिसने सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होता है उस यूनिवर्सिटी को दी जाती है। ठीक है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी गेम खेलने जा रही है, वहाँ वो कितने मेडल जीती, कितने गोल्ड जीते, टोटल देखा जाता है। उस यूनिवर्सिटी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है और इसको मक्का ट्रॉफी भी कहते हैं। ये मक्का ट्रॉफी के नाम से ही फेमस है। इसकी फुल फॉर्म है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, ये रनिंग ट्रॉफी है दोस्तों और इसमें कैश प्राइज जो दिया जाता है वो दिया जाता है यूनिवर्सिटी को 10 लाख। 2019 में जो आखिरी दी गई थी उसकी विनर थी पंजाब यूनिवर्सिटी। इसको भी आप लिख लीजिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है, इसको मिला था 2019 में मक्का ट्रॉफी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शेल्डन कृत वर्गीकरण के अनुसार शारीरिक ढांचे का कौन सा प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉडी टाइप अकॉर्डिंग टू द शेल्डन्स क्लासिफिकेशन?
ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑप्शन दिए हैं एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक या ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने, सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारे जो हैं एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक शेल्डन क्लासिफिकेशन के उसमें आते हैं। इसको पूरा ढंग से मैं आपको जब साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। हल्का सा मैं इसका हिंट देता हूँ आपको। जो एक्टोमॉर्फिक है, इसके अंदर शेल्डन ने बताया कि जो लंबे और दुबले पतले शरीर थोड़े कमज़ोर से होते हैं, इसके अंदर वो आते हैं। ये असामाजिक रहना पसंद करते हैं, एकांत प्रिय लोग होते हैं ये। एंडोमॉर्फिक के अंदर जो लोग मोटे होते हैं, ठीक है, जिनका शरीर थोड़ा मोटा होता है, कोमल सा होता है, जो थोड़े खुश से रहते हैं, खुश मिजाज से, उनको एंडोमॉर्फिक के अंदर शेल्डन ने डाला था। और मीजोमॉर्फिक जो है, इसके अंदर उसने डाला था जो मस्कुलर लोग होते हैं, जिनकी अच्छी बॉडी होती है, अट्रैक्टिव से दिखते हैं दूर से ही, उसके अंदर मीजोमॉर्फिक लोग आते हैं। तो ये इसने 3 कैटेगरी बांटी थी शारीरिक ढांचे के हिसाब से शेल्डन ने। तो इसके बारे में जब हम साइकोलॉजी टॉपिक पढ़ेंगे, जब इसके बारे में पूरा बताएंगे। ये हिंट, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू है कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया। ये दोस्तों इंग्लिश में इसका रह गया है, माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं। ऑप्शन है विचारों का, चेतना का, आत्मा का या मन का। मनोविज्ञान जो है उसको सर्वप्रथम किसका विज्ञान कहा गया था। तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने, सही आंसर है ऑप्शन सी, आत्मा का। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया था। ठीक है, फिर इसको आत्मा का, मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, और अब जो इसको कहते हैं व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, मनोविज्ञान को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ऑप्शन है स्मॉल इन साइज, हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट, अनडेवलप्ड सेल, या हैव न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये कह रहा है दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, ये जो सेल के 2 टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इसने प्रोकैरियोटिक के बारे में पूछा है कि इन ऑप्शंस में से इसकी क्या जो इसके अंदर चीज़ है वो नहीं है। ठीक है, ये मतलब स्मॉल इन साइज होता है, हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर नहीं होता, ये अनडेवलप्ड सेल है, या इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें से गलत क्या है इसके बारे में बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने, सही आंसर है ऑप्शन डी, हैव न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस और या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, केंद्रक वो नहीं होता। बाकी ये साइज में स्मॉल होते हैं। यूकैरियोटिक से हिस्टोन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। ये अनडेवलप्ड सेल है, यूकैरियोटिक अनडेवलप्ड सेल नहीं है। ठीक है, और ये जो हैव न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस होता है, ये यूकैरियोटिक का मुद्दा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय खेल स्कूल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन विच ईयर। ऑप्शन है 1950, 1951, 1954 और 1956। ये एसजीएफआई का भी काफ़ी मुद्दा भी चल रहा है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया। हाईलाइट है इस टाइम एसजीएफआई की न्यूज़। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने, सही आंसर है 1954। 1954 में इसका गठन किया गया था, और ये किया गया था कर्नाटका में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा है। विच इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है, हिंदी में बता देता हूँ पहले, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम या ऊंचाई का नियम। इंग्लिश में है लॉ ऑफ काउंटर फोर्स, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन मोमेंटम, या लॉ ऑफ हाइट। बताइए थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कौन सा है इनमें से। तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने, सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉ ऑफ काउंटर फोर्स। ये है थर्ड नियम, लॉ ऑफ काउंटर फोर्स। जो फर्स्ट है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम, ये है फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ है। और त्वरण का नियम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन मोमेंट, ये है सेकंड लॉ।
और लॉ ऑफ काउंटर फोर्स ये है थर्ड लॉ। इसके अंदर क्या कहता है कि माफ़ कीजिएगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आप कुछ एक्शन करते हो तो सामने से अपोजिट इक्वल रिएक्शन, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए दीवार पे अगर आप मुक्का मारते हो तो दीवार की तरफ से ही वापस आपको उसी वैसा ही आपको रिएक्शन आएगा, इसीलिए आपके हाथ में दर्द होता है, वो दीवार की तरफ का रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है NSNIS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSNIS? ऑप्शन है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नेताजी सुभाष नेशनल इंडियन स्पोर्ट्स, नेताजी सुभाष नेशनल इंडो अमेरिकन स्पोर्ट्स, या नेताजी सुभाष नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने। सही आंसर है ऑप्शन ए, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इसका पूरा नाम है। ठीक है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन उस टाइम इसका राष्ट्रीय खेल संस्थान नाम था, लेकिन 1973 में नाम बदलकर ये रख दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गुर्दे के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड। ऑप्शन है बायोमैकेनिक्स, नेफ्रोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, हेप्टालॉजी। ये दोस्तों मैंने अपने पिछली वीडियो में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं था, बट जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने। सही आंसर है ऑप्शन बी, नेफ्रोलॉजी। किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और जो ये पल्मोनोलॉजी है, ये है दोस्तों लंग्स की स्टडी। और जो हेप्टालॉजी है, ये है लीवर की स्टडी। इनको भी आप लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पैलेस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। पैलेस्ट्रा इन एंशियंट ग्रीस वाज फेमस फॉर। जो ये पैलेस्ट्रा नामक जगह है, ये प्राचीन यूनान में किस लिए फेमस थी? ये एक संगीत विद्यालय के रूप में, एक स्टेडियम के रूप में, व्यायामशाला के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में बता देता हूँ ऑप्शन। एज ए म्यूजिक स्कूल ये फेमस था, एज ए स्टेडियम फेमस था, एज ए जिम्नेजियम, या नन ऑफ दीज। बताइए क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने। सही आंसर है ऑप्शन सी, जिम्नेजियम। यह जिम्नेजियम, जो प्राचीन यूनान में जिम्नेजियम को ही पैलेस्ट्रा कहा जाता था। इसके अंदर कुश्ती, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक वगैरह ये सब सिखाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, इस जिम्नेजियम में, और इसको पैलेस्ट्रा कहते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुरुषों की 110 मीटर व 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? बाधाओं मतलब जो हर्डल होते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन मेंस 110 एंड 400 मीटर हर्डल्स? ऑप्शन है 8, 10, 9, 11। दोस्तों पूछा जो अपने हर्डल लगे होते हैं, मेंस जो हर्डल रेस होती है मेंस की 110 और 400 मीटर, उसमें ये इनकी संख्या कितनी होती है? बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने। सही आंसर है ऑप्शन बी, 10। 10 संख्या होती है हर्डल्स की 110 मीटर और 400 मीटर हर्डल्स में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन चिल्ड्रन? ऑप्शन है 22, 24, 20, 21। इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा दोस्तों। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इस पर कोई ध्यान देता नहीं, इस क्वेश्चन पे इतना आसान समझ के, और स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, और ये एग्जाम में बन जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20। 20 होती है दूध के दांतों की संख्या बच्चों में। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों आपने देखा होगा छोटे बच्चों का सामने वाला दांत आता है जो रैबिट टीथ होता है, वो आता है, उसको बोलते हैं इंसाइजर। इंसाइजर टीथ बच्चों में सबसे पहले आता है दूध के दांतों में। ठीक है, और बच्चों में प्री मोलर टीथ जो है वो नहीं होता। प्री मोलर टीथ बच्चों में नहीं होता दूध के दांत में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बास्केटबॉल का उद्गम किस देश में हुआ? बास्केटबॉल इन्वेंटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया। काफ़ी बार दोस्तों बता चुका हूं आपको, अब तो रट चुका होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका में इस खेल का उत्पत्ति हुई थी, उद्गम हुआ था, और ये किया गया था जेम्स नेस्मिथ के द्वारा।
जेम्स ने स्मिथ के द्वारा इस खेल का आविष्कार किया गया था 1891 में। ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। और अमेरिका में हुआ था 1891 में। ठीक है, ऑप्शन में अब कंट्रीज दे दी तो इनके बारे में बता दूं। इसकी राजधानी है टोक्यो और येन इसकी करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा और डॉलर यहाँ की करेंसी है। रशिया की राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रूबल। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है डॉलर, यूएस डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये अलग होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स आर? ऑप्शन है 5, 3, 4 या 7। बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने। सही आंसर है ऑप्शन सी 4। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको नाम लिखवा देता हूँ, नोट कर लीजिए अगर आपके नहीं आपको पता तो। नॉकआउट, थोड़ा सा खाली स्पेस में चलते हैं दोस्तों। नॉकआउट कम नॉकआउट, ये है दोस्तों फर्स्ट। दूसरा है नॉकआउट कम लीग। तीसरा है दोस्तों लीग कम लीग। चौथा है दोस्तों लीग कम नॉकआउट। ये 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते हैं। कॉम्बिनेशन से आप समझ ही रहे हो कि किसी चीज़ को कंबाइन करना, जोड़ना। तो नॉकआउट इन 2 टूर्नामेंट को जोड़ा, नॉकआउट लीग को जोड़ा, तो इस प्रकार ये टूर्नामेंट्स हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का सेशन और हमारी 10 डेज MCQ चैलेंज की सीरीज़ को। और दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी अब जब हमारे 350 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर जो हमारे हैं इतनी अधिक संख्या में नहीं बढ़ रहे हैं। तो मेहनत हमारी आपको पता ही है, आप देखते ही हैं कितनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चंस ढूंढ के लाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों में हमारा चैनल को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मेरी आवाज़ और मेरे क्वेश्चंस पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे 10 तारीख वाले टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए। हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको जो क्लिक करके हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए और 10 तारीख को जो हमारा टेस्ट होगा उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो के साथ।